एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज आपके सामने जो कुंडली लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, ये कुंडली मेरे पास आई है कोलकाता वेस्ट बंगाल से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको मैं बात बताऊं, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए। कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखना चाहिए और प्लेलिस्ट जा करके अवश्य चेक करिए। राहु केतु से संबंधित कार्यक्रम के प्लेलिस्ट अलग बने हुए हैं। जिस लग्न के आप हैं उस लग्न से संबंधित कुंडलियों का अध्ययन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप जिस लग्न के हैं उस लग्न के हिसाब से रत्न कौन सा पहनना है, 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, उसको कैसे किए जाते हैं, उसकी विधि क्या है, इसके साथ साथ बहुत सारे करीब 25 से 30 प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बने हुए हैं। एक एक करके अगर आप देखने लगेंगे तो आपको ज्योतिष के लिए कहीं अलग से कोई वेबिनार वगैरह पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आजकल 9-9 रुपये में लोग वेबिनार लॉन्च कर रहे हैं और ज्योतिषी बना रहे हैं। तो प्रामाणिक तौर पे अगर देखें तो हमें गुरु परंपरा से युक्त हो करके, अपने से श्रेष्ठ लोगों के निकट रह करके उनसे इस प्रकार की शिक्षा अर्जित की जाती है। संपूर्णतया जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण का काम करता है, जो ब्राह्मण के संस्कारों से युक्त हो, जो अनुपनीत नहीं हो, जो वेदाध्ययन करता हो या जिसने किया हो, गुरु परंपरा से जो दीक्षित हो, गुरु मंत्र का जप करता हो, संध्या गायत्री तर्पण आदि करता हो, यज्ञोपवीत धारण करता हो, उससे ही अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। अन्यथा ऐसे लोगों को कुंडली नहीं दिखानी चाहिए, दोष भी लगता है और उसकी बातें तो कभी भी कुंडली में घटित हो ही नहीं सकती है। आइए, कुछ लोगों को ये बातें अजीब लगेंगी पर यही सही है और वस्तुतः यही होता है और यही होना चाहिए। आइए विषय पे लेके आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, ये कुंडली सिंह लग्न की बनी है। इस कार्यक्रम में आपको पता चलेगा कि जन्म कुंडली के चौथे भाव में शनि देव बैठ जाते हैं तो कैसा परिणाम करते हैं। इस कार्यक्रम में आपको ये भी पता चलेगा कि जब जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति का संबंध भाग्य भाव के अधिपति से या भाग्य भाव के अधिपति का संबंध लाभ भाव के अधिपति से हो जाता है तो कैसा होता है। इस कार्यक्रम में आपको ये पता चलेगा कि चंद्रमा अगर केंद्र में बैठे हों और उनके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं हो तो क्या वो केमद्रुम योग होता है। आइए, आपको मैं सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा दूं। उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति के जन्म कुंडली के जितने भी ग्रह होते हैं उसमें से शुक्रदेव, बुधदेव, चंद्रदेव और देवगुरु बृहस्पति, ये चारों ग्रह उत्तरायण में होने से बली हो जाते हैं। किसी भी भाव पे जब एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो वो भाव या वो ग्रह बली हो जाता है। जैसे यहाँ पे चतुर्थ भाव में शनि मारकेश होकर के बैठे हैं, लेकिन उस पर गुरु की दृष्टि जा रही है और इस भाव का स्वामी मंगल भी उन्हें देख रहा है। इस वजह से यहाँ पे बलवान ग्रह की भूमिका में शनिदेव हो जाएंगे। इसके साथ मंगलवार को जन्मे हैं और इस कुंडली के लिए मंगलदेव बलवान होते हैं दिग्बली होकर के। बुध के साथ लाभेश हो, बुध के साथ बैठे हैं तो ये इसके भी अतिरिक्त शुभ परिणाम मिलेंगे। वार का अधिपति अगर जन्म कुंडली में बलवान है, दिग्बली है, श्रेष्ठ है, लग्न को देख रहा है तो बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम उसके मिलते हैं। मतलब वो धन के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, साहस के मामले में, ऊर्जा के मामले में, कंपटीशन को फेस करने के मामले में, रणनीति के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, आयु के मामले में, दिनचर्या के मामले में, व्यवहारिकता के मामले में, कॉम्पिटिटिव माहौल को एक्सेप्ट करने के मामले में, इन सभी चीज़ों को राजनीति समझने के मामले में पैंतरेबाजी उसको बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मंगलवार को व्यक्ति जन्मा है तो इतने सारे सुखद परिणाम इस जातक को मिल जाएंगे। कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा यहाँ से अब पापक होना शुरू होते हैं और कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभ ग्रह तो नहीं होते पर सामान्यतः पापक भी नहीं होते। मतलब यहाँ पे उनका मिला जुला असर दिखता है। हालांकि यहाँ से वो पापक की श्रेणी में आ जाते हैं, यहाँ पे वो पापक होने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति की कुंडली में नौकरी और प्राइवेट नौकरी के साथ साथ अपने व्यवसाय में सफलता थोड़ी कम पर सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के योग ज़्यादा बने हैं। मतलब व्यक्ति अगर चाहे तो जो कुछ कर सकता है पर पहले वो सरकारी नौकरी या पिता का काम या पिता जो काम करते आए हों या फिर वो सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट नौकरी में भी दिलचस्पी अपनी रख सकता है और उस क्षेत्र में उसको सफलता मिल सकती है। यहाँ जन्म हुआ कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि, इस वजह से संतान की कोई दिक्कत नहीं होगी, व्यक्ति को संततिवान होते देखा जाता है। शतभिखा नक्षत्र है ना, शतभिखा नक्षत्र ओम वरुणाय नमः, इस मंत्र का प्रत्येक दिन व्यक्ति को
जप करना चाहिए। और कमल के पुष्प के पत्ते पे, कमल का जो पत्ता होता है उस पे बैठ करके अगर हो सके तो ये मंत्र जपना चाहिए, ओम वरुणाय नमः। शतविखा नक्षत्र वस्तुतः राहु का नक्षत्र है, पर इसके जो अधिपति देवता हैं वो वरुण देव हैं। तो इस वजह से हमें जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने जल को, जो हमारे धरती के पास है या जो हमारी बाल्टी में है, वो हमें बचा करके रखना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने से श्रेष्ठ लोगों की पूजा, सेवा, आराधना, उनका सम्मान, उनकी सेवा ये करनी चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों को नित्य प्रतिदान, कमल गट्टे की माला अपने गले में धारण कर सकते हैं। कमल का पुष्प ठाकुर जी को अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को नीला पुष्प का लाल कमल ये जो होता है आपको अर्पित करना चाहिए। बर्फी, पेड़ा, खोआ, लड्डू, खीर ये सब जो होता है ये सब अमावस्या के दिन ब्राह्मण को दान देना चाहिए या उन्हें अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ सफ़ेद वस्त्र और मीठा जल निश्चित रूप से अमावस्या को दान करना चाहिए। ये इस शतभिखा नक्षत्र के जन्मे जातक का प्रभाव है, और अगर ये काम कर लेंगे तो आपको कम से कम कोई भी कष्ट नहीं होता है और धीरे धीरे समस्या खत्म होती जाती है। इसके साथ साथ अगर बन पड़े तो कमल का बीज घिस करके जो उसका रस निकलता है उसको माथे पे लगाना चाहिए। कमल गट्टे की माला सदैव गले में धारण करना चाहिए। ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए। अब मैं आपको और भी बातें बता दूं तो ऐन्द्र योग और तैतिलकरण ये व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है, लेकिन तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे सरकारी नौकरी, दूसरे नंबर पे प्राइवेट नौकरी, तीसरे नंबर पे व्यापार। और ऐन्द्र योग में जन्मे होने से व्यक्ति माता और पिता का खूब सुख प्राप्त करता है, लेकिन पहले पिता का सुख थोड़ा कम सा मिलता है। जिससे भी, अब एक सामान्य बात है कि माता और पिता, ये कुंडली ऐसी बनी है जो मैं आगे बताऊंगा कि ये कुंडली ऐसी बनी है कि यहाँ आपके संबंध जिसके साथ अच्छे नहीं होंगे वो आपके साथ लंबा चलेगा, और जिसके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे वो आपके जीवन से जल्दी ही चला जाएगा। तो ये बात बड़ी गंभीर है और बड़ी अटपटी सी भी है, पर ये है। और ये क्यों है ये आगे बताऊंगा। यहाँ पे शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति में दयालुता थोड़ी कम है, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा है, कुंठा है, क्रोध है, वैमनस्व है, और साथ ही साथ ईर्ष्यालु प्रवृत्ति जो मैंने कहा। तो ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मात्सर्य, लोभ, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, प्रमाद, आलस्य आदि जो चीज़ें होती हैं, षड्विकार, ये सब हैं इस कुंडली में। और इसको ठीक करना होगा, और वो ठीक करने के लिए आपको अपने माता और पिता की संपूर्णतया सेवा, उनके साथ अच्छा संबंध, और साथ ही साथ गाय की सेवा, गुरुजनों की सेवा, गुरु मंत्रों का जप और तीर्थ क्षेत्र का दर्शन। इतना ही नहीं, अपने कुल देवता की पूजा आवश्यक रूप से करनी चाहिए। ओम वास्तु देवता की पूजा अगर हो जाए तो भी कर सकते हैं। ओम वरुणाय नमः मैंने शुरू में कहा है, उस मंत्र का जप। तो ये मैंने आपको आपकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा दिया। मंगलदेव बलवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आते हैं आपकी कुंडली की महत्वपूर्ण बात पे। जब जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी शनि देव बनते हों और अगर उनका संबंध चतुर्थ भाव से हो जाए तो ये व्यक्ति के जीवन में मध्य की आयु के बाद उत्तरार्ध, मतलब बाद की आयु, बाद का जो आयु है व्यक्ति का, वो कष्ट से बीतता है, एकांत में रहना पड़ता है। और उस व्यक्ति के जीवन में अगर वो कोई भी काम किसी को बता दे कि मैं ये करने वाला हूँ या मेरा ये काम हो रहा है, तो वो काम सफल नहीं होता है। तो जब कभी भी आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में 6वें भाव के अधिपति होकर के शनिदेव बैठे हों, तो इस अवस्था में आपको कभी भी अपने काम को, जो जब तक पूरा हो न जाए तब तक किसी से उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। एक दूसरा पक्ष ये भी होता है इसका कि अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में 6वें भाव के स्वामी होकर के शनिदेव बैठे हैं, तो यहाँ आपको अपने संबंध बहुत ही बैलेंस करके माता और पिता के साथ रखना होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक न एक दिन आपके साथ, तो भले आपके माता और पिता का सुख मिल जाए, पर माता और पिता के बीच मतभेद कई बार इतना बढ़ जाता है कि वो माता और पिता में दोराव पैदा कर देता है, या कई बार वहाँ पे काफ़ी खट्टे मिठे पलों को देने वाला होता है, या काफ़ी नुकसान करने वाला भी होता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो जब जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को IAS, IPS, भूमि विभाग, वन विभाग, खनन विभाग,
सरकारी नौकरी में इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के साथ साथ सैनिक सेवा, रेलवे जैसे भारी क्षेत्रों में नौकरी दिलवाने वाले बन जाते हैं। इसी के साथ अगर जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी शनि बनते हों और चतुर्थ भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को निद्रा की समस्या होती है। उसका नींद उसको परेशान करता है ना, उसकी नींद जो है वो उसको परेशान करती है। इतना ही नहीं, यहाँ प्रायः आपके मन को बेचैन और व्यग्र होते देखा जाता है और व्यक्ति में असंतोषी प्रवृत्ति को भी प्रायः पनपते देखा जाता है। यही शनिदेव जब आपकी कुंडली में दशा में एक्टिव होंगे तो नौकरी दिलवाने भी वाले भी हो जाते हैं। ये पिता की नौकरी में प्रमोशन देने वाले हो जाते हैं। मतभेद रहता है पर फिर भी ये, अगर जिस जातक की कुंडली के चतुर्थ भाव में शनिदेव 6वें भाव के अधिपति होकर के बैठे होते हैं, उसके जन्म के बाद पिता के नौकरी में प्रमोशन हो जाए, उस व्यक्ति का मन विचलित रहे, बेचैन रहे और सदैव असंतोषी प्रवृत्ति वाला रहे, तो ये मन की बात रही। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या में कई बार व्यक्ति को अफरा, बीमारी, मानसिक और कई बार व्यक्ति हड्डियों के रोग से परेशान होने के साथ साथ वात जनित समस्याओं के कारण उसका हृदय मलिन या हृदय क्षेत्र परेशान रहता है। ये स्वास्थ्य की बात रही। यहाँ आपको अपने उत्तरार्ध के जीवन के लिए अच्छा खासा धन बचा लेना चाहिए, या ये कह सकते हैं क्योंकि 6वें भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठ करके आपके लग्न को 10वीं दृष्टि से देख रहे होते हैं, तीसरी दृष्टि से 6वें भाव को वापस देख रहे होते हैं और 7वीं दृष्टि से जन्म कुंडली के दशम स्थान को देख रहे होते हैं। ये अवस्था व्यक्ति को, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, मृत्यु के काल तक उसकी इच्छा की पूर्ति प्रायः नहीं हुई रहती है। असंतोषी प्रवृत्ति शायद इसीलिए ग्रंथकार ने कहा है। यहाँ ये भी बात है कि व्यक्ति मृत्यु शैया पे लेटा रहेगा और फिर भी अगर आप उसे पूछेंगे कि क्या चाहिए तो वो शायद अपनी इच्छा जाहिर कर दे कि मेरी ये इच्छा बाकी है। या ये कह सकते हैं कि मृत्यु पर्यंत व्यक्ति कुछ न कुछ धन कमाने के लिए अपने दिमाग में तिकड़म भिड़ाता रहता है। ये प्रायः जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी शनिदेव का चतुर्थ भाव में बैठने का फल होता है। मैंने नौकरी पे चर्चा की, व्यवसाय पे चर्चा की, इस क्षेत्र से संबंधित आप व्यवसाय कर सकते हैं, स्वभाव के बारे में बताया, आयु के बारे में बताया, माता पिता के संबंध के बारे में बताया, किस क्षेत्र में नौकरी मिलेगी ये बताया, और आपको कहाँ काम करना है, प्राणायाम और नींद अच्छी लेनी है, और अपने बाद की आयु के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं लेना है, एकांत रहना होता है और व्यक्ति को कई बार आइसोलेट होना भी पड़ता है। इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली के धन भाव के स्वामी अगर लाभ भाव के स्वामी के साथ या भाग्य भाव के स्वामी के साथ दशम स्थान में बैठ जाते हों या चतुर्थ स्थान में बैठ जाते हों या भाग्य भाव में बैठ जाते हों या नवम भाव में बैठ जाने के साथ साथ एकादशवें भाव में बैठ जाते हों, मतलब धन भाव का संबंध लाभ से हुआ, धन भाव का संबंध नवम से हुआ, धन भाव का संबंध दशम से हुआ या धन भाव का संबंध चतुर्थ भाव से हो गया, तो ये व्यक्ति इतना धन कमाता है कि अब इसकी कोई सीमा प्रायः नहीं रहती। इतना ही नहीं, वो अपने पैतृक संपत्ति को भी चतुर्गुणित नहीं 100 गुणी वृद्धि करने वाला होता है। ये जन्म कुंडली के ग्रह जब प्रायः ऐसे बैठ जाते हैं तो हमें बहुत सारे मार्ग को दिखाने वाले हो जाते हैं। अगर वहीं पे, जैसे कि मैंने शनिदेव के बारे में बात की, अगर वहीं 6वें भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठे हों और चतुर्थेश से या गुरु से दृष्ट होते हों, तब तो पूछिए ही मत कि ये कितने ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं जन्म कुंडली के नवांश चक्र पे। नवांश चार्ट में मिथुन राशि का नवांश बनता है जो यहाँ के लाभ भाव के अधिपति हैं। लग्नेश का जन्म कुंडली के लग्न में बैठना, शनि का चतुर्थ भाव में बैठना यहाँ भी और यहाँ भी शनि को वर्गोत्तम बनाएगा और इस कुंडली के मारक ग्रह के प्रभावों की कमजोरी हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं और इनके ठीक आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है, केतु कोई ग्रह होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो लग्न से केंद्र में बैठे हैं। इस चंद्रमा से केंद्र में मंगल और बुध और इस चंद्रमा से केंद्र में शनिदेव बैठे हैं। लग्न पे शनि, चंद्रमा और मंगल की दृष्टि, नवांश कुंडली में चंद्रमा यहीं केंद्र में बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे किमद्रुम भंग होकर के कल्पद्रुम नामक राजयोग बन जाएगा।
चतुर्थ भाव में शनि का बैठना व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाएगा और उसे नौकरी करने वाला, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफल बनाने वाला हो जाएगा। नवांश कुंडली के लग्नेश का लग्न में, लग्न पे शनि की दृष्टि, लग्न पे चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि और सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा का बैठना दाम्पत्य को सामान्यतया ठीक ठाक रखेगा और एक अनुभवी ससुराल प्राप्त होता है, जहां से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को और प्राप्त होने को मिल जाती हैं। मतलब नवांश कुंडली के अष्टम भाव में अगर दो शुभ ग्रह एक साथ बैठे हों, जिनका नीच भंग हो रहा हो, जैसे गुरु नवांश कुंडली के अष्टम भाव में नीच के बैठे हैं, जिनका शनि के कारण नीच भंग हो रहा है, तो यहाँ पे गुरु और शनि दोनों की ही दशाएं जातक के जीवन को श्रेष्ठता प्रदान करने वाली होंगी और इन दशाओं में व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करते हुए उच्च दार्शनिकता का फल प्रदर्शित करता है अपने जीवन में। इतना ही नहीं, नवांश कुंडली के एकादशवें भाव के अधिपति मंगल लाभ भाव में बैठे हैं। लग्न कुंडली के एकादशवें भाव के अधिपति भाग्य भाव के अधिपति मंगल के साथ बैठे हैं। ये व्यक्ति को अकूत संपत्ति का मालिक बना देते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं बुध, मंगल और सूर्य की दशाओं में। लग्न कुंडली में उच्च के सूर्य का बैठना, नवांश कुंडली में मित्र की राशि में मित्र के साथ बैठना, ये सूर्य की दशा को या व्यक्ति को भाग्यशाली, अपने पितरों का पूजन करने वाला, तर्पण करने वाला, दान करने वाला, बलि वैश्वदेव आदि कृत्य करने वाला और श्रेष्ठ कर्म का कर्ता बना देते हैं। धर्म और दर्शन में विस्तृत संतुलन बनाना, दार्शनिकता, व्यवहारिकता, सामाजिकता, लोगों को देना, समाज को देना, श्रेष्ठ कर्म करना, दार्शनिक होना, अच्छे लोगों से मैत्री करना और अमानवीय गुणों का प्रदर्शन नहीं करने वाला बना देते हैं। अमानवीय नहीं होगा, बाकी सब अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और जातक स्वतः जन्म से भाग्यशाली भी होता है, जहां उसके पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं। पिता मानसिक रूप से जल्दी परेशान होने वाले भी होते हैं। घर में पिता कई बार एक्टिव ज़्यादा होते हैं, बाहर थोड़े कम होते हैं। प्रोफेशनली पिता का करियर भी बहुत अच्छा देख रहा हूँ, क्योंकि दशम स्थान में मंगल और बुध के साथ सप्तम स्थान भी चंद्रमा का है, जहाँ के अधिपति शनि उसे देख रहे हैं। सूर्य से 9 घर आगे जब आप देखते हैं तो पिता भाव के अधिपति उच्च के होते हैं। सूर्य से 9 घर आगे तो सूर्य पिता का कारक उच्च का हुआ, उस भाव से 9 घर आगे के अधिपति गुरु उच्च के, और 12 में तो व्यक्ति का स्वयं का भी व्यय संतुलित है और पिता का भी व्यय संतुलित होगा। सांसारिक सुख और व्यय भी बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्ति के मित्र बहुत अच्छे रहेंगे, कम्युनिकेटिव रहेगा, धर्म को पकड़ने वाला, धर्मशास्त्र की जानकारी रखने वाला, अच्छे लोगों से मैत्री करके सिद्धहस्त और अपने कर्म और कर्तव्यों का बोध अच्छे तरीके से व्यक्ति करता है। इसमें कोई भी दोष नहीं है। दशमांसा कुंडली में वृश्चिक लग्न का दशमांसा बनता है, जहाँ के लग्नेश पंचम भाव में बैठ करके एक सुरक्षित और श्रेष्ठ कर्म क्षेत्र का प्रदर्शन कर रहे हैं। दशमांसा कुंडली के एकादशवें भाव में कई जगह से धन प्राप्त करना, शनि और शुक्र के साथ गुरु का बैठना, वहाँ पे शुक्र तो नीच के हैं और दशमांसा कुंडली का केंद्र खाली हो रहा है। इस वजह से देर सवेर ही सही पर व्यक्ति एक अच्छी खासी संपत्ति के साथ अपने जीवन को अपने पढ़ाई, अपने विवेक, अपनी बुद्धि और अपनी कृतज्ञता के साथ पूरा करने वाला और उसी अच्छे काम के कारण, अच्छे किए गए कृत्य के कारण समाज में नाम अर्जित करने वाला होता है। ये लग्नेश अगर दशमांसा कुंडली के पंचम भाव में बैठे हों, गुरु से दृष्ट हों, तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होती है, उसकी कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, उसके जीवन में धर्म समाहित होता है, वो दानी होता है, समाज को देने वाला होता है। क्यों? क्योंकि लग्नेश उच्च के भाग्य भाव में ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कुंडली का निर्माण कर रहे हैं। इस कुंडली के लिए सूर्य की दशा, शुक्र की दशा तो कमज़ोर जाएगी, पर सूर्य की दशा के साथ मंगल, बुध और गुरु की दशा अच्छी जाएगी। व्यक्ति कभी भी कोर्ट केस कचहरी के मामले में नहीं पड़ेगा, लेकिन लग्न पे शनि और मंगल का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आंतरिक गतिरोध, पारिवारिक गतिरोधों का जो है वो सामना करना पड़ता है। केंद्र में ही शनि मंगल के बैठ जाने से व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, विशेषतया शनि मंगल राहु और केतु और शुक्र की दशाओं में। इतना ही नहीं, चंद्रमा के सप्तम भाव में बैठने के कारण और वर्गोत्तम होने के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य बहुत अच्छा बीतता है। थोड़े बहुत कष्टदायक परिणाम शनि के चतुर्थ भाव में बैठने के कारण और नवांश कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य और चंद्रमा के कारण इनकी दशाओं में व्यक्ति को उधेड़ बुन में रहते देखा जाता है। पत्नी खर्चीली होती है, राजनीति करने वाली, और विवाह अगर करना हो तो कुंभ राशि कुंभ लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न
और तुला राशि तुला लग्न की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। इंजीनियरिंग का क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा। दान इस कुंडली का बहुत अच्छा है। इस कुंडली में बड़े छोटे भाई बहनों का सुख भी बहुत अच्छा है। एकादशवें भाव के अधिपति का दशम में लाभेश के साथ और धनेश के साथ, भाग्येश के साथ, चतुर्थेश के साथ बैठना बहुत अच्छा और उत्तम माना जाता है। दशम भाव में मंगल और बुध, साथ ही साथ सूर्य, नवम, दशम और एकादशवें भाव में जो ये ग्रह चारों बैठे हैं, यहाँ सूर्य बिना किसी अवरोध के अच्छा परिणाम करेंगे धर्म में और भाग्य में। मंगल दिग्बली हैं और जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव को देख करके व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन आदि के क्षेत्रों में, लोहा और भारी संयंत्र के क्षेत्र में, पहाड़ और गिट्टी बालू छड़ सीमेंट आदि के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स के क्षेत्र में, पेट्रोलियम और केमिकल के क्षेत्र में सफलता देने वाले, साथ ही साथ सैनिक सेवा और आईटी सेक्टर में भी सफलता देने वाले, आधुनिक पढ़ाई में सफलता देने वाले बनेंगे। मंगल के साथ बुध का बैठना और शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि बुध को पीड़ित कर रही है। इस वजह से कई बार व्यक्ति को कई जगह से धन कमाने की स्थिति में जाना पड़ता है। धन कमाने के लिए उसको जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। सदैव अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। बुध यहाँ पीड़ित हो रहे हैं मंगल के कारण, शनि के कारण और राहु के कारण, लेकिन कम से कम दशम भाव में बुध खराब परिणाम नहीं करेंगे तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और उसकी क्रिएटिविटी उसके साथ सदैव विराजमान रहती है। इतना ही नहीं, एकादशवें भाव में शुक्र बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं तृतीयेश और दशमेश होकर के, तो व्यक्ति पिता से खूब सारी संपत्ति अर्जित करता है। लेकिन चतुर्थ भाव में शनि के बैठने और मंगल के साथ इस भाव पे दृष्टि के कारण, चूंकि अष्टमेश होकर के गुरु की भी दृष्टि हो रही है, इस वजह से कई बार व्यक्ति अकेले संतान होने के बावजूद अपने पिता की संपत्ति से बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं रखता या उससे उसको लालच नहीं के बराबर होता है। वो स्वयं से जनरेट करना चाहता है और पत्नी के आगे पीछे पल्लू पकड़ करके घूमने वाला होता है। लग्न पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव व्यक्ति को भ्रमित रखने वाला या गलत निर्णय लेने वाला, साथ ही साथ मजबूत इच्छा शक्ति का बनाता है। इच्छा शक्ति मजबूत हुई पर निर्णय गलत है। क्यों? क्योंकि बुध और चंद्रमा आपस में केंद्र में जा रहे हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा कल छपट को समझने वाला नहीं है, किसी से विवाद करने वाला नहीं है, झगड़ालू नहीं है, प्रवृत्ति अच्छी है, एक संततिवान है, दाम्पत्य श्रेष्ठ होगा और विवाह में कोई कमजोरी नहीं बन रही है। अष्टक वर्ग आदि के आधार पे या फिर और भी अन्य चीज़ें योगों के आधार पे बता दूं, 12वें के गुरु अच्छे हैं, उच्च के सूर्य अच्छे हैं, एकादशवें के शुक्र दशमेश या लाभेश होकर के बहुत अच्छे हैं, और मंगल का जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण या धर्म कर्माधिपति योग बनना बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि सूर्य पे या शनि पे या मंगल पे बहुत अच्छी मानी जाती है। शनि के ऊपर भी दृष्टि व्यक्ति को न्यायप्रिय और धार्मिक बनाएगी। गुरु की दृष्टि 6वें भाव पे ऋणी बनाएगी और गुरु की दृष्टि 8वें भाव पे अच्छी आयु के साथ भोगों को देने वाली और धार्मिक चीज़ों में रुचि पैदा करने वाली बना देगी। शनि की दृष्टि यहाँ नौकरी देने वाली, दशम स्थान पे अनुशासित और पिता को कई बार मानसिक रूप से रुग्ण, और लग्न पे व्यक्ति को चिंताओं में रखने वाली असंतोषी प्रवृत्ति वाला बना देगी। राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि इस भाव के साथ शनि की भी दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति कम से कम अपनी समस्याओं को तीखी धार दे करके समझता है और अपने दुश्मनों से अपनी सुरक्षा कर लेता है। विपरीत परिस्थिति चाहे कितनी भी रहे, व्यक्ति कभी भी क्विट नहीं करता है, हारता नहीं है और सदैव न्याय करता है अपने जीवन की परिस्थितियों के साथ। राहु की दृष्टि अष्टम स्थान पे, गुरु की दृष्टि अष्टम स्थान पे और अष्टमेश भी अष्टम स्थान पे देख रहे हैं। इस वजह से आयु अच्छी होती है, धर्म अच्छा होता है, चिरंतन सुख प्राप्त होता है, रिसर्च अच्छा होता है और ज्योतिष तत्व को समझना, सैद्धांतिक पक्षों को समझना, उच्च शिक्षा में जाना, विदेश गमन करना, विदेश प्रवास करना, ये सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। गुरु की दशा में, राहु केतु की दशा में और सूर्य की दशा में व्यक्ति उच्च शिक्षा, विदेश गमन और ट्रांसफर आदि काम कर सकता है। पदस्थ अधिकारी बनने का योग इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा है। राहु की दृष्टि दशम स्थान पे मंगल और बुध दोनों को प्रभावित कर रही है और साथ ही साथ चंद्रमा से संबंध 6वें 8वें का सकट योग का बन रहा है। सारे के सारे ग्रह 1 2 3 4 5 6 ये पाश योग होता है, जिसमें व्यक्ति थोड़ा चलायमान होता है, स्थिर नहीं होता, निर्णय में गड़बड़ी करता है, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति होती है, असंतोषी प्रवृत्ति होती है, दुखी भी होता है। ये सब चीज़ें इस कुंडली के निगेटिव पक्षों को उजागर करने वाली हैं। ये बात मैंने आपको इतनी बताई। तो सूर्य को बल देना है, चंद्रमा हमें बस नियमित अपने आप को रखना होगा और बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, धर्म को पकड़ना। बुध ठीक है, गुरु ठीक है, शुक्र ठीक है, शनि थोड़े कमज़ोर हैं पर राहु और केतु की दशा इस कुंडली के लिए कभी भी कमज़ोर नहीं जाएगी।
आपकी कुंडली के लिए अगर मैं होरा चक्र पे बात कर दूं तो मंगल, शनि और सूर्य की दशा आपको धन देने वाली होंगी। राहु, केतु, बुध, गुरु और चंद्रमा के साथ शुक्र की दशा मानसिक शांति देने वाली होंगी और इनमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। आपकी कुंडली में भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख निश्चित रूप से है माता के आशीर्वाद से। भाग्य का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है और इस कुंडली का वाहन वगैरह का सुख बहुत अच्छा देख रहा हूँ। माता और पिता में से माता के साथ मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। पिता के साथ आपके संबंध जो हैं वो कई बार डिबेट पूर्ण रहेंगे, डिबेट होता रहेगा दर्शन को लेकर के। वो कहेंगे कि ये कर दो, आप कहेंगे कि ये कर लें, ऐसा संबंध देख रहा हूँ। बाकी दशमांशा कुंडली में केंद्र का खाली होना, लग्नेश का पंचम भाव में बैठना गुरु से दृष्ट, करियर कमजोर नहीं है आपकी कुंडली का, इस बात को याद रखना होगा। इस कुंडली, ये कुंडली सिंह लग्न की है जो स्थिर लग्न है और धीरे धीरे ये प्रगति को प्राप्त करेगी। अगर आप एक ही बार में चाहते हैं कि सफल हो जाएं तो ये कुंडली आपको ऐसे नहीं होने देगी। राहु की दशा 2031 तक है, लाजवर्त धारण करना चाहिए। इस बच्चे के लिए एकादशी का व्रत या फिर चतुर्थी का व्रत माता और पिता में से किसी को करना चाहिए। अभी आपकी कुंडली में सबसे अच्छी जो दशा आएगी वो आएगी 2030 के बाद, और सबसे जो अच्छी दशा होगी ये इस कुंडली में रहेगी 2033 से लेकर के 35 तक, 35 से लेकर के 39 तक, 39 से लेकर के जो दशा रहेगी वो थोड़ी बहुत परेशान करेगी आपको 42-41 तक। इस कुंडली में और फिर एक अच्छी दशा जो आपके ग्रोथ को बढ़ाने वाली होगी 41 से लेकर के 42 तक। उसके बाद फिर आपकी कुंडली में एक और भी बहुत अच्छी दशा रहेगी, वो रहेगी 2043 के नवंबर से लेकर के 2044 के अक्टूबर तक। लेकिन कष्टदायक दशा रहेगी 2044 से लेकर के 2050 तक। ये 6 साल की दशा में मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक सभी तरीके का कष्ट झेलना पड़ेगा। लाभ भी होगा, ऐसा नहीं है, 44 से लेकर के 47 तक में लाभ बहुत अच्छा होगा, पर थोड़े बहुत नुकसान के भी योग बनेंगे। 2047 से लेकर के 2050 तक की जो दशा रहेगी वो आपको कंफ्यूज करेगी, आपके कामों को रोकेगी और विलंब देगी। लेकिन फिर भी अगर आप उसमें डट करके इकट्ठा कर लेते हैं खुद को तो आगे फिर बढ़ जाएंगे। दिन के आधार पर इस कुंडली के लिए मंगलवार और रविवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र के आधार पर आर्द्रा, रोहिणी, मृगशीरा, कृतिका, अनुराधा, हस्त और उत्तरा भाद्रपद ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कुंडली में अंक देखें तो अंक के आधार पे आपकी कुंडली के लिए 8 अंक बहुत अच्छा है, मतलब महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, और दिन के हिसाब से मंगलवार और रविवार का दिन बहुत अच्छा है। राशियां जिनसे आप विवाह कर सकते हैं मैंने आरंभ में बताया है। मित्रता जिनसे कर सकते हैं धनु, मेष और मिथुन वालों से। विवाह की दिशा उत्तर और पूर्व की रहेगी। कुंभ राशि के हैं आप तो मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ पश्चिम दिशा के घर में आप प्रवेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में धन कमाने के लिए अगर आप चाहें तो उत्तर दिशा की तरफ जा सकते हैं। इस कुंडली में विदेशी प्रवास, कानूनी पढ़ाई और शिक्षा बहुत अच्छी है। मार्केटिंग भी इस कुंडली की बहुत अच्छी है। ये कुंडली खेल के क्षेत्र में भी सफल हो सकती है। जब कभी भी कोई अच्छा काम करना हो, धर्म से, आध्यात्म से, दान से, तीर्थ से, तो आप सूर्य की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संतान से, एजुकेशन से, उच्च शिक्षा से और पढ़ाई से संबंधित अगर कोई काम करना हो तो गुरु और शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसफ़र लेना हो, नौकरी बदलनी हो, नया काम करना हो तो गुरु के साथ शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दाम्पत्य से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो, पति पत्नी के बीच, संतान और इन सभी संबंधों से, दैनिक दिनचर्या से जोड़ करके, व्यापार से जोड़ करके, कारोबार से जोड़ करके, तो शनि और सूर्य की दशा के साथ शुक्र की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको क्या देखना है कि कौन सी दशा चल रही है। यात्रा करनी हो तो राहु गुरु, धर्म करना हो तो सूर्य गुरु, जमीन जायदाद खरीदनी हो तो शनि मंगल शुक्र और गुरु की दशा में इस्तेमाल किया जा सकता है। दान पुण्य करना हो तो गुरु की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।